हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। हुकूमत तैयारी कर ले, ओपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने भी तैयारी पकड़ ली है। पीडीएम प्लान के मुताबिक 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब जो है वो महंगाई मार्च होगा। इस लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च का नाम दिया गया और आज होने वाले पीडीएम के इजलास में हुकूमत के खिलाफ नई माज़राई के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया और कई घंटे चलने वाले इस इजलास से मुतालिक कई फैसले, कायदीन के दरमियान बहस और इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो बाहर आती रहीं। लेकिन जब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान बाहर आए और मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने फिलहाल 23 मार्च के महंगाई मार दी, लेकिन असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने या दीगर ऑप्शन से मुतालिक फिलहाल जो है वो कुछ तय नहीं हो सका पीडीएम के इजलास में। असम्बलियों से इस्तीफों का मसला भी ज़ेर गौर आया, चूंकि उसूली तौर पर पीडीएम का इस हवाले से इत्तिफाक राय मौजूद है, लेकिन ये कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका फैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। 23 मार्च को सुन लिया आपने, आगे देखिए। अगर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम किया जाए तो सबसे मानी खेज बात यह कि मुस्लिम लीग नून का कोई एक भी सीनियर रहनुमा यहाँ पर मौजूद नहीं था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब पीडीएम के इस इजलास में शायद खाकान अब्बासी साहब ने शिरकत की थी। ये इजलास नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के घर पर हुआ, लेकिन एक भी लीगी रहनुमा का मौजूद ना होना यकीनी तौर पर सवालात उससे खड़े होते हैं। आज के इजलास से मुतालिक भी ये खबरें बाहर आई कि नून लीग असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने पर मुअतरज़ है, उनको एतराज़ात हैं, जबकि मौलाना साहब ने ऐसी सूरत में पीडीएम की सदारत से उन्होंने कहा कि वो छोड़ भी सकते हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से ये बात ज़ेर गर्दिश है कि अब पीडीएम जो है उसमें नून लीग और जेयूआई के दरमियान जो हैं तनाज़ात आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले डॉन न्यूज़पेपर की खबर के मुताबिक इस्तीफ़ों के बाद लॉन्ग मार्च के मामले पर मौलाना का मौक़िफ़ है कि पहले असम्बलियों से इस्तीफ़े दें, उसके बाद लॉन्ग मार्च हो जिसे धरने में बदला जाए। लेकिन नून लीग का इस पर मौक़िफ़ है कि असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होना उस वक्त ही मुअस्सर साबित हो सकता है जब अपोजिशन की दीगर जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी भी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो। ये सूरत हाल देखते हुए अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस वक्त पीडीएम जो है क्या वो हुकूमत को बंद गली की तरफ धकेलते खुद तो बंद गली की तरफ नहीं आएगा। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त एहसन इकबाल साहब मुस्लिम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हमें कमर जमान कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो अगर ये बताइएगा कि आज मौलाना साहब एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अकेले आए और दूसरा आज सारा दिन ये खबरें चलती रहीं कि मौलाना साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं असम्बलियों से और उसके बाद लॉन्ग मार्च चाहते हैं और नून लीग जो है उनकी कोई अलग स्ट्रैटेजी है। कितना वजन है इन बातों में एहसन इकबाल साहब? शुक्रिया आदिल। सबसे पहले तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वहाँ पे मीटिंग में मुस्लिम लीग नून की आला तरीन सतह के ऊपर शमूलियत थी। जनाब नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक पे मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब भी मीटिंग में वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। इसके अलावा जो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो भी थे, मैं भी उस मीटिंग में शरीक था। तो मुस्लिम लीग नून की आला तरीन सतह के ऊपर शिरकत थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पे भी जनाब शाहिद अब्बासी साहब मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ मौजूद थे और इसलिए ये तासुर बिल्कुल गलत है। दूसरे ये बात भी दुरुस्त नहीं है जो मीडिया में आई कि किसी किस्म का वहाँ इख्तलाफ था या मौलाना साहब की तरफ से कहा गया कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। बड़े अच्छे माहौल में सब जमातों ने अपनी तजावीज़ दी और इत्तफाक राय के साथ फैसले किए। पीडीएम में हुकूमत मुसलसल ऐसी डिसइंफॉर्मेशन फैलाती रहती है कि इख्तलाफ है या किसी किस्म की कन्फ्यूजन है। ना कोई कन्फ्यूजन है, ना कोई इख्तलाफ है। हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को जो ख़तरात 3.25 साल के बाद इस हुकूमत ने दरपेश किए हैं वो बहुत ही हमारे बका के ख़तरा बन गए हैं। हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, हमारी खुद मुख्तारी दाव पे है और जिस किस्म के मुआहदे ये हुकूमत पैसे लेने के लिए और ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए कर रही है वो बहुत ही पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक है।
ठीक। अच्छा, ऐसे साहब ये बताइएगा कि इस्तीफों वाले मामले पर आप ये फरमा रहे हैं कि कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो क्या मौलाना साहब इस पर कन्विंस हो चुके हैं कि फिलहाल ठीक है इस्तीफे ना दें और लॉन्ग मार्च पहले करें उसके बाद फिर देखेंगे? क्योंकि बज़ाहिर यही खबर बार बार हमें भी बताई गई कुछ रहनुमाओं की जानिब से कि जी मौलाना साहब जो हैं वो चाहते हैं कि हर सूरत जो है अगर सीरियसनेस हमने दिखानी है तो इस्तीफों से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो इस पर अब मौलाना साहब कन्विंस हो चुके हैं कि जी ठीक है इस्तीफे फिलहाल ना दें? जी, जहाँ इस्तीफों का ताल्लुक है, जैसे मौलाना साहब ने भी कहा कि पीडीएम में शरीक तमाम जमातों ने अपने इस्तीफे लीडरशिप को दिए हुए हैं और आज इसी मौक़िफ़ का इयादा किया गया कि जब भी लीडरशिप समझे कि इन इस्तीफों से वो कोई क्वालिटेटिव चेंज ला सकते हैं सूरत हाल के अंदर, तो वो उसको इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। हमारी हमेशा से ये राय थी कि अगर सारी ऑपोजिशन 26 मार्च को मुस्ताफ़ी हो जाती लॉन्ग मार्च के साथ, तो आज तक ये हुकूमत बरकरार ना रहती, नए इंतखाबात तक हम पहुंच चुके होते। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त चंद जमातों ने, 9 जमातें जो एक तरफ थी और एक जमात एक तरफ थी, साथ नहीं दिया, वो मौका ज़ाय हो गया। लेकिन अब जो नई तहरीक है हमारी, हमें यकीन है कि जो 23 मार्च को महंगाई मार्च होगी, वो अवाम का इतना बड़ा जमे गफीर होगा कि ये हुकूमत का ढांचा उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। ठीक, तो एहसन साहब प्लान क्या है? क्या 23 मार्च को जलसा होगा यहाँ पर या जलसा धरने में चेंज हो जाएगा? 2-3 दिन बैठेंगे, ज्यादा बैठेंगे, या उसी दिन ये मार्च होगा और बस फिर आप घरों को वापस चले जाएंगे? जी, कल हमारी पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो प्लान की जाएंगी और इसी तरह जो लीडिंग अप टू 23 मार्च डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनकी आज लीडरशिप ने मंजूरी दी है, उनके लिए भी लाएअमल और उनका टाइम लाइन्स तय की जाएंगी। तो अब से लेकर 23 मार्च तक एक भरपूर कैलेंडर ऑफ इवेंट्स होगा, जिसका नुक्ता अरूज इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च होगा। 23 मार्च पाकिस्तान के अवाम का दिन है, ये आइन का दिन है, ये रिपब्लिक डे था बुनियादी तौर पे जब 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ था। अयूब खान ने फिर इसका जो हैसियत है उसको तब्दील कर दिया। आज भी जो सबसे बड़ा मसला जिस पर हम सब इकट्ठे हैं वो यही है कि ये मुल्क इसलिए कामयाब नहीं हो रहा, ये मुल्क इसलिए नहीं चल पा रहा कि इसे आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। आज अवाम की महंगाई, लोगों की बेरोजगारी, लोगों की गुर्बत, इन सब का ताल्लुक इस बात से है कि इस मुल्क को एक निज़ाम पर नहीं चलाया जा रहा। आप किसी भी चीज़ को जब उसके तयशुदा निज़ाम पे नहीं चलाएंगे तो वो निज़ाम जो है वो अबतरी की तरफ जाएगा, वो बहरान के शिकार होगा, वो डिलीवर नहीं कर। अच्छा, एहसन साहब ये बताएगा कि क्या पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ बात हुई? पीपल्स पार्टी को आप दावत देंगे, एक्सटेंड करेंगे कि जी 23 मार्च का ये जो लॉन्ग मार्च है उसमें आप लोग भी शामिल हों? नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो अब पीडीएम से राहें जुदा कर ली हैं। अलबत्ता जहां तक जॉइंट ऑपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें हम पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें पीडीएम का हिस्सा नहीं, एक मुश्तरका ताउन के साथ अपना लाएअमल बनाएं। लेकिन जहां तक आउट ऑफ पार्लियामेंट अमली सियासत का ताल्लुक है, उसमें तो अब पीपल्स पार्टी पीडीएम से राहें जुदा कर चुकी है, तो अब उसमें तो कोई मजीद गुंजाइश नहीं है। ठीक है। एहसन साहब, इस बात के कितने चांसेस हैं कि 23 को जो लॉन्ग मार्च होगा उसमें शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आकर लीड करें इस मार्च को? जी, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द रूबे सेहत करे। नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसका दारोमदार किसी लॉन्ग मार्च या किसी पॉलिटिकल इवेंट से नहीं है, उसका फैसला हमने नहीं करना, उनके डॉक्टर्स ने करना है। और अगर उनके डॉक्टर्स उससे पहले उन्हें इजाज़त देंगे तो वो पहले भी आ सकते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि उनके मुआलिजीन उनकी वापसी के लिए उन्हें कब गो अहेड देते हैं। ठीक है। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के पास चलेंगे। कमर जमान कायरा साहब से पूछेंगे कि जी पीडीएम तो लॉन्ग मार्च कर रही है, महंगाई मार्च कर रही है, पीपल्स पार्टी का क्या प्लान है? एक ब्रेक के बाद डिस्कस।
वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। पीडीएम का इजलास एक हो गया और एक और नई तारीख अब आ चुकी है और 23 मार्च को अब महंगाई मार्च होने वाला है इस्लामाबाद की तरफ। ये बताइए कि क्या पीडीएम जो है वो हुकूमत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है या ये जमातें खुद पीडीएम के लिए ज़्यादा खतरा बन चुकी हैं? देखिए, मैं तो अपोजिशन की जमातों के लिए दुआगो हूँ, उनकी कामयाबी के लिए। मैं उनके लिए कोई बुरा शब्द नहीं कहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरी दुआएं रहेंगी उनके लिए कि वो कामयाबी हासिल, वो इस हुकूमत से जो एक बदकिस्मती की तरह हम पे मुसल्लत हो गई है, इस मुल्क की जान छुड़ाए। ये अलग बात है कि उनके तरीक़ाकार से मुझे इख्तलाफ है और मैं इसी बुनियाद पे अपनी अलग हैसियत, यानी पीपल्स पार्टी और एएनपी अलग अपनी पोजीशन लिए बैठे हैं। लेकिन वो यकीनन किसी का भी इरादा इस हुकूमत को बचाने का नहीं होगा, लेकिन अपने फैसलों से हमने अच्छे और बुरे हालात क्रिएट करने हैं इस हुकूमत के लिए। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जब मैं यानी पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में शामिल थी तो उस वक्त हम लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे, मार्च भी कर रहे थे, रैलीज भी कर रहे थे, जलसे भी कर रहे थे। और जब सारी जमातों ने मिलकर फैसला किया कि बाय इलेक्शंस का बायकॉट किया जाए, हमने उस वक्त इनको कायल किया कि नहीं, ये बहुत खतरनाक बात होगी, बायकॉट नहीं करना। हमने 12 में से 11 इलेक्शन जीत के हुकूमत की चूल्हे ला दी। फिर जब ये सारी जमातें फैसला करके बैठ गई कि सेनेट का बायकॉट किया जाए, सेनेट को रोका जाए, हमने कहा ये नहीं हो सकेगा और उसके ऊपर भी हमने बड़ी मुश्किल से इनको राजी किया और सेनेट का इलेक्शन हम जीत गए। ठीक है, चेयरमैन का इलेक्शन डाका मार के हुकूमत ने जीता नहीं है, वो एक अच्छा, वैसे कायरा साहब इस वक्त माजरत के साथ लग रहा ये है कि पूरी की पूरी अपोजिशन जो है वो नालायक है। अब खुर्शीद शाह साहब ने खुद हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि जी पीडीएम से जो पीपल्स पार्टी निकली तो दोनों को उसका नुकसान पहुंचा। अब एक चीज समझ में नहीं आ रही कि पार्लियामान के अंदर अगर ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो सकती हैं तो पार्लियामान के बाहर हमें क्यों ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा? आपके ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ। इबाहम है, अभी लोगों में अनसर्टेनिटी है, लोगों के अंदर हम पे भी सवाल उठाए जाते हैं, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश होगी, आप मीडिया की एक जिम्मेदारी है, मीडिया ये बात तय करे, मीडिया लोगों को ये बात बताए कि कौन सी जमात है जिसका कसूर है कि वो इस अपोजिशन के अलायंस से बाहर हुई है जी, या बाहर की गई। क्या पीपल्स पार्टी? अगर पीपल्स पार्टी का कसूर ठहरा तो पीपल्स पार्टी की मेरी जिम्मेदारी, पीपल्स पार्टी अपने तय वापस आ जाएगी बगैर को मुतालबा किए। मेरी जिम्मेदारी कि हम एएनपी को ले आएंगे वापस। लेकिन जब ज्यादती हमारे साथ हो, इंसल्ट हमारे साथ की जाए, हम अच्छे फैसले करके सूरत हाल से, मुश्किल सूरत हाल से निकाल के अपने अलायंस को, अपोजिशन के अलायंस को आगे बढ़ रहे हो और हमारे साथ जाती कर दी जाए, तो फिर आप किसी जमात को इतना मजबूर नहीं कर सकते कि आप उसकी शख्सियत को, आप उसके इमेज को बर्बाद करना चाहें, आप उसके इंटरेस्ट को भी खराब करना चाहें और फिर भी आप सब समझे कि जी वो जमात हमारे साथ चले। इकट्ठे चलने से ही हुकूमत दबाव में आएगी, इकट्ठे चलने से ही ये काम होगा। और पीपल्स पार्टी बावजूद उन्हीं जमातों से, यानी मुस्लिम लीग, जेयूआई, जिनके साथ हम पीडीएम में थे तो अब हम नहीं है, लेकिन जब कौमी मुफाद आया तो हमने, हमारी क़यादत ने यह फैसला किया कि हम असेंबलीज के अंदर, पार्लियामान के अंदर हर कदम पे अपोजिशन इकट्ठी होगी और हम हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। ये हमारे इरादे तो इजहार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में कहा कि जी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, मतलब दूसरे तीसरा शायद उन्होंने कहा था, हमें अदम एतमाद के ऑप्शन की तरफ बढ़ना चाहिए और ये आइडियल है। आपने फिर एक इंटरव्यू में कहा कि मैं खुद राना सनाउल्लाह से बात करूंगा और आपस में डिस्कस करके मामले को आगे बढ़ाएंगे। क्या ये वैसे ही बयानात की हद तक ये बातें थी या कुछ इस पर हो भी रहा है? अगर ये काम जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसके फौरी बाद होता तो ये बड़ी आसानी से ये मरहला तय हो जाता। आज भी थोड़ा तरद्दुद करके अगर तय करना पड़े, इवन देन करना चाहिए। और अब उनके इत्तेहादियों के ऊपर बड़ा सख्त दबाव है अवामी, और पीटीआई के अपने जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर शदीद दबाव है, क्योंकि लोग इस वक्त भूखे मर रहे हैं, बुरा हाल है लोगों का। लिहाजा लोग इस मामले से बाहर निकलने के लिए अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। सो उनके अपने लोगों के ऊपर भी दबाव है, वो भी टूट के आ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी उस बात को सीरियसली लिया नहीं गया। आज भी हम समझते हैं, और मेरी छोड़िए, मेरे चेयरमैन ने भी अभी पिछले दिनों कहा कि अगर इस पे मुस्लिम लीग तैयार होती है तो बिस्मिल्लाह, हम हाजिर हैं, हम अपनी पूरी तवानाइयां भी सर्व करेंगे, वोट भी देंगे, साथ भी चलेंगे। लेकिन हमारे साथ तो क्योंकि नंबर नहीं है पूरा,
अगर नंबर हमारा ज्यादा होता तो हम आगे खड़े होते। इलेक्शन हुआ लाहौर में, सियासी पंडित भी हैरान है, एक चमत्कार समझ रहे हैं जितना वोट पीपल्स पार्टी ने लिया। एक तो ये कि आपको जो वोट मिला, क्या वो पीटीआई का वोट आपकी तरफ पड़ गया या बुग़्ज़ नवाज शरीफ में आपको मिला, या ये वो वोट है जो 2-2 हज़ार रुपए में खरीदा गया? नवाज लीग की अपनी जो सारी खिदमात है उस हल्के के अंदर अगर आपके कारकुन जाते रहे, आपके रिपोर्टर जाते रहे, आपने देखा होगा उस हल्के के हालात बुरे हैं। जो समय लाहौर की चंद सड़कें नजर आती हैं बड़ी चमकती हुई, ऐसी सूरत हाल अंदर नहीं है। तो लोग अंदर से तंग है। तो पीटीआई का लोगों ने 2.5 साल में 3.5 साल में देख लिया कि उनके अपने हालात क्या है और उनके जो वादे थे वो किधर गए। आज सारे हर मामले पे यू टर्न हो चुका। वो सारे करप्शन खत्म करने चले थे, करप्शन पाई की खत्म नहीं हुई, किसी से रिकवरी नहीं हुई, उल्टा इस मुल्क के अंदर करप्शन के रेट बढ़ गए। हर तरफ करप्शन की जय जयकार रहा और सारे माफिया का शोर करने वाले सारे माफिया उनके अपने रैंक में बैठे हैं। सो सवाल यह कि लोगों ने फेयर ओपिनियन दिया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया। ओके, अब लोगों को समझ आ गई कि 5 साल हमारे उनके सामने है, 5 साल मुस्लिम लीग के बल्कि इनको 30 साल सामने है और 3.5 साल इमरान खान साहब के भी सामने है। उसके बाद लोगों ने अपना एक राय खड़ी की है। मुस्लिम लीग का आलम तो ये है, आज हमें तो गालियां दे रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उनको परेशानी हो गई है और आज ही वो परेशान है कि पीपल्स पार्टी ने इतने वोट ले लिए। ये तो जहां पे ये सूरत हाल नहीं है वहां क्या होगा। लिहाजा वो हमारी इस जीत को, हमारे कारकुनों की मेहनत को अंडरमाइन करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए उनकी कोशिश है कि जिसको नोट अरे बाबा, नोट की सियासत पीपल्स पार्टी नहीं करती। हम चांगा मांगा वाले नहीं हैं। हम जजों को नोट दे के, ब्रीफ केस दे के फैसले कराने वाले नहीं हैं। हम नहीं है वो। सो इस नारे से, इस अमल से आप वोटर की भी तौहीन कर रहे हैं। मेरी बात याद रखिए, आज जिन वोटरों को ये गालियां दे रहे हैं ना, बिक गए खरीद लिए, आखिर कोई फरिश्ते तो नहीं ना। लोगों को अगर आपने गालियां देनी है, इन्हीं आपके वकीलों की बदौलत आए लोग आपको। चलें ठीक, चलें कमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद अल्लामा ताहिर अशरफी साहब और वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सियालकोट साने के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम शर्मसार है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये वो साना है जिसने सिर्फ इस कौम को नहीं बल्कि इस अजीम मज़हब को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके नाम पर यह मुल्क मुआरज़े वजूद में आया। एक तरफ 900 का जत्था और दूसरी जानिब सिर्फ एक शख्स, वो शख्स वो भी आपका मेहमान। मुबैना तौर पर एक स्टिकर उतारने पर एक फ़र्द ने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया, बाकियों ने आंखें बंद करके एतबार किया, कोई FIR नहीं कटी, कोई मुकदमा नहीं चला, ना अदालत लगी। हुजूम ने खुद ही फैसला कर लिया और फैक्ट्री मैनेजर को जालिमाना तरीके से कत्ल किया और फिर लाश को आग भी लगा दी। क्या ये फ़ेल और मनाजिर इस मुल्क का ख्वाब देखने वालों और कुर्बानियाँ देने वालों के लिए जो है वो सही सिला है? बड़ा सवाल ये भी है कि एक साने के बाद दूसरे साने की नौबत आती क्यों है? उसके कई जवाबात हैं और बहुत आसान जवाबात हैं। साने से सबक ना सीखना, साने को किसी जवाब की बुनियाद पर जस्टिफाई करना, साने से मुतालिक कन्फ्यूजन से भरपूर बयानबाजी। आप जो कह रहे हैं कि TLP के देखो वजूहात आपको भी पता है, बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में को काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। ये बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और वज़ीर दिफा साहब हैं हमारे। माजी में होने वाले इसी तरह के साने में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक ना पहुँचाना, बल्कि एक मुसल्लह जत्थे के हाथों रियासत का सरनिगू हो जाना, वो भी एक जवाब है। ताज़ा तरीन मिसाल तहरीक लब्बैक के हाथों मासूम पुलिस एहलकारों की बेदर्दाना शहादतें थी, फिर उन्हीं के साथ रियासत का मुआहदा किया जाना। जो होना था वो हो गया। अब बहस ये है कि आगे क्या होगा। पहली बड़ी पेशरफ्त यह है कि हुकूमत ने एक बार फिर कौमी एक्शन प्लान का जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है और श्री मज़ारी साहिबा जो कि ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, उनके मुताबिक अब हमें दोबारा जायज़ा लेना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर कहाँ कहाँ अमल दरामद नहीं हुआ। अभी तक नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद जो है वो हो भी नहीं सका। काबीना इजलास में बहस के बाद वाज़ेह पॉलिसी अब सामने
आएगी। खुद इमरान खान ने भी सियालकोट वाक़े की मुलज़मान को करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं और आर्मी चीफ DGI की मौजूदगी में कौमी सलामती का इजलास हुआ, जिसमें कसूरवारों को कटहरे में लाने का अज़म भी जाहिर किया गया। दूसरी जानिब श्रीलंकन जो कि फैक्ट्री मैनेजर थे प्रियंथा कुमारा की वाक़यात को लाहौर से कोलंबो रवाना कर दिया गया है। बड़ापन है उस मुतासरा मुल्क का जिसके सफ़ीर ने अब भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया और अपने मुल्क से ताल्लुकात ख़राब ना होने की बात की। The government the incident cannot be tolerated any further in this country for a Sri Lankan. Of course, we are very sure that the incident itself was not targeting our country, our religion, or our race. It was incident in isolation, which we are very happy the way the government of Pakistan has taken undertaking in punishing the culprits. Already we are seeing that a large number has been rounded up, remanded, and legal action is being pursued. Our relations between the two countries will not have an impact because of this. श्रीलंका के इस एतमाद की वजह शायद हुकूमत और रियासत की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयाँ भी हैं जो यकीनन हौसला बख्श हैं। इसी हजूम में मौजूद एक प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान भी था जो अपनी जान को दाव पर लगाकर प्रियंथा कुमारा को बचाने की मुसलसल कोशिश करता रहा। इमरान खान ने भी बजा तौर पर उसके लिए तमग़ा शुजात का ऐलान किया। अदनान और इन जैसे शहरियों को सिला देना यकीनन अहम भी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम है सज़ा देना। इस वक्त तक इस घिनौने अमल में मुलव्वस 132 अफराद गिरफ्तार हैं, जिनको जितनी सख्त सज़ा दी जाएगी उतना ही बतौर मुल्क पाकिस्तान का दुनिया के सामने जो नीचे हमारा सर हो चुका है वो फिर से बुलंद हो सकता है। इसके साथ साथ ये वक्त भी उनको भी सज़ा देने का है जिन्होंने इस इंतहा पसंदाना सोच को परवान चढ़ाया, उनको भी सज़ा देने का है जिन्होंने इस सोच को परवान चढ़ाने वालों का मुहासबा करने की बजाय उनसे आंखें फेरी रखी। क्या ये चीज़ें हो सकेंगी? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मज़हबी हमांगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अल्लामा साहब, आप उन मज़हबी रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने बड़ा क्लियर और बोल्ड स्टांस लिया। ये वाक़यात होते रहते हैं, हम मज़म्मत करते हैं, सब कुछ फिर भूल जाते हैं, एक और वाक़े का फिर इंतज़ार करते हैं। ये माशरा किस तरफ जा रहा है और आप जैसे उलमाए कराम को, आप और जितने भी मज़हबी रहनुमा हमारा क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो मर्ज़ है जो अब कैंसर बन गया है, ये पिछले 40 साल पहले इसका आगाज़ हुआ है। दुनिया इस्लाम में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर आप किसी पे फतवा लगा दें तो आपको अदालत में खींच के सज़ा ना हो। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर शख्स जिसको कलमा भी ठीक नहीं आता वो मुफ्ती बना बैठा है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैंने दरस निज़ामी मुकम्मल किया है, BA जर्नलिज़म भी किया और भी कई तालीमी मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह डिग्रियाँ होंगी, लेकिन मैं मुफ्ती नहीं हूँ। मेरे पास जब कोई आता है मैं कहता हूँ भाई मैं फतवा नहीं दे सकता, लेकिन आपके मुल्क के अंदर अगर कोई आप पे या मेरे पे फतवा दे दे, मेरे पास ना किसी अदालत में हक है, ना मेरे पास किसी पुलिस मेरी मदद करेगी। ये चलता चलता अब यहाँ पे आ गया कि जिन लोगों ने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी, जिनको नमाज की रकात का नहीं पता, उन्होंने एक बेगुनाह शख्स को जला दिया, उन्होंने उसको मार दिया। किसका नाम लेकर? मेरे और आपके आका सय्यदुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर। इससे बड़ी कायनात में तौहीन नहीं हो सकती कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। सही बात। और मैं उनका नाम लेके अपने जाती मकासद के लिए किसी को जला दूं, उसे मार दूं। काश मैं हमारे यहाँ कोई निज़ाम हो कि जहाँ जाके मैं अपना मुकदमा पेश कर सकूं। मेरी रियासत बड़ी ताकतवर है, अल्लाह के बाद रियासत ताकतवर होती है। रियासत को जहाँ माँ का किरदार अदा करना होता है,
वहां रियासत को अपना कानून और अपनी रिट को भी मनवाना होता है। जी, मेरी कौम ने रियासत का साथ दिया तो हमने दहशतगर्दी की जंग में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया इस्लाम में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसने दहशतगर्दी की जंग पर काबू पा लिया। अच्छा अलावा साहब देखिए 2-3 महीनों में जिस तरीके से टीएलपी वाले मामले को हैंडल किया गया, हमें लगा कि रियासत ने जो है वो घुटने टेक दिए और ऐसे लोगों के सामने जो कि मुसल्ला जत्थे लेकर आए, मुआहदे हो चुके हैं, मतलब इस वक्त तो सारे वो लोग पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, तो जो रियासत को किरदार अदा करना चाहिए था, अगर वो कोताहियां और कमजोरियां ना रहती तो अच्छी बात होती। मैं आपसे अर्ज करूं, अल्लाह के बाद रियासत सबसे बड़ी ताकत होती है। ये हमारे मुल्क में कोई पहली जमात नहीं है, इससे ज्यादा ताकत वाली, इससे ज्यादा मुतशद्दिद हमारे मुल्क में जमातें थीं जिनका आज वजूद भी नहीं है। लेकिन जब तहरीक लब्बैक ने टेबल पर बैठकर अपना रवैया और अंदाज बदलने का फैसला कर लिया और इस वाक़े में नजर आया हमें कि पाकिस्तान उलमा कौंसिल के बाद दूसरा तहरीक लब्बैक थी जिसने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि कहा कि इनको लटकाएं, और आपकी मेन स्ट्रीम मजहबी जमातों ने इफ एंड बट के साथ बयानात दिए, जबकि तारीख लब्बैक का स्टांस इस मामले के ऊपर बड़ा क्लियर हमारे सामने आया। तो अगर रियासत ने यह अचीव किया है तो यह तो अच्छी बात है कि रियासत ने अगर आयन और कानून की बालादस्ती को मनवाया है और रियासत ने अपने परचम के नीचे अपने बच्चों को लेके आ रही है, और वो बच्चे जो डंडा उठाए हुए थे, जो मरने मराने पर आए थे, वो आयन और कानून को मान के खड़े हो गए हैं, तो ये तो मैं समझता हूं पहली कामयाबी उस मुआहदे की ये है कि सानिया सियालकोट के ऊपर तहरीक लब्बैक ने उसकी ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि कहा कि इनको लटकाइए और इनको सजा दीजिए। तो ये तो अगर रियासत ने ये अचीव किया ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्यों रियासत के दो किरदार है ना। अच्छा अलावा साहब देखें, पी वाले मामले पर तासुर ये गया कि जो भी जत्था मुसल्ला जत्था सड़कों पर आया उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमने ये देखा, उन्होंने खुद अदालत लगाई, खुद इल्ज़ाम लगाया, खुद ही फैसला कर लिया। अब जो सियालकोट में हुआ, अब वक्त आ चुका है कि बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे ऐसे रवैयों को ख़त्म करने के लिए। देखिए बात यह है कि अगर चंद हजार लोग आके बैठ गए हैं और आपने उनको बातचीत के जरिए वहां से उठा लिया है और आपको गोली नहीं चलानी पड़ी है जी, तो ये एक अच्छी बात है। जहां तक पुलिस के मकतूलीन और शुहदा की बात है, परसों मेरे साथ आईजी पंजाब और हसान खावर साहब ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि जनाबे वाला किसी कातिल को माफी नहीं होगी। ये उन्होंने बड़ा वाजे कह दिया है, और ये मेरा कोई भी रियासत नहीं कर सकती कि वो अपने सिक्योरिटी के इदारों के कातलों को जो है वो जो है माफी दे दे। तो मैं समझता हूँ ये एक अलग बहस है, फिर किसी वक्त इस पर हम बात कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारा मौजू है वो बड़ा वाजे है कि जो कुछ सियालकोट में हुआ आइंदा फिर इस तरह का कुछ ना हो। लिहाजा हमने वादा किया है, मेरे मुल्क के वजीर आजम ने यह जुमला कहा है, यह जुमला छोटा नहीं है कि हम शर्मिंदा हैं, और मैं आपको बताऊं कि मेरा दिल रो रहा है, हम गमज़दा हैं। हमारी कैफियत को और आपकी कैफियत को कोई दुनिया में अगर दिल देख सकता हो तो जान ले कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। सही बात। एक घर तबाह नहीं हुआ, बहुत सारे घर तबाह इन लोगों ने किए हैं, अपने घर भी तबाह किए हैं। मुझे श्रीलंका का मुसलमान जब फोन करके कहता है कि मेरी हुकूमत ने तो मुसलमानों को जलाने की बजाय तदफीन का हुक्म कर दिया तुम्हारे वजीर आजम के कहने पे, और तुमने हमें एक जिंदा इंसान जलाकर भेज दिया, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। इसलिए अब हमें सबको, मैं हाथ जोड़ के आपके प्रोग्राम में कहता हूं, अपोजिशन हो, मजहबी जमातें हों, हुकूमत के वज़रा हों, खुदा के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस पाकिस्तान को वो पुरअमन और एतदाल वाला पाकिस्तान बनाने के लिए हम आगे बढ़ें जो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतदाल वाला दीन देकर गए। चले, अल्लामा ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक राजीन। ब्रेक से पहले जिस अंदुनाक साने की बात हो रही थी उसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कादरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक बड़ा अफसोसनाक अंदुनाक ये वाकया था, लेकिन सर इसका वे आउट क्या है? क्योंकि हर 2-3 महीने बाद इस तरह के सानहात होते रहे तो हम तो वैसे ही दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल इसके बाद नहीं रहे हैं, लेकिन क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? दुनिया के साथ तो हमने चलना है ना। ये वाकई जो वाकया हो गया है सियालकोट का, इंतहाई दर्दनाक है, इंतहाई अलमनाक है और हकीकत है कि एक पाकिस्तानी और एक मजहबी पस मंजर से होने के वजह से मुझे लगता है बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और मैं यहाँ अभी अबू धाबी में हूँ, तो यहाँ लोग पूछते हैं तो भी मुझे जवाब जब देना पड़ता है तो बड़ी खिफ़त के साथ उसकी वजाहत और जवाब देता हूँ। आपकी बात सही है, आए दिन के इस तरह के जो वाक़यात है इस पे एक मौसर किस्म की पॉलिसी की ज़रूरत है। हमने प्रपोज किया है कि एक हाईएस्ट लेवल का एक कमीशन बनाया जाए और जो कि इसकी तमाम असबाब, वजूहात और अवामिल को देखे, कहाँ पे सुकम है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ पे इस्लाह की जरूरत है और कहाँ पे पॉलिसी और पॉलिसी पर अमल कराने की जरूरत है। नेशनल एक्शन प्लान पे कहाँ कहाँ हमसे कोताहियाँ हुई, इन सारी चीजों को असर-ए-नौ जो है जायजा लेने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक जो मुस्बत चीज मुझे नजर आती है वो ये कि तमाम सियासी जमातों ने, तमाम मजहबी क़यादत ने, मुल्क के तमाम हलकों ने, सहाफती हलकों ने, वकला ने, जितने भी हलके हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की है और भरपूर अपनी गम और गुस्से की का इजहार किया है। और इस हवाले से एक किस्म की यकजहती आपको नजर मिलती है। तो अब इससे फायदा उठा के इस हवाले से एक कौमी यकजहती के साथ, जिसमें अपोजिशन का भी हिस्सा हो, हुकूमत का भी हो और जितने तबकात जिंदगी है सबको शामिल करके एक मौसर किस्म का लाए हमल बनाया जाए और पहले ये देखा जाए कि यहाँ कमजोरियां कहाँ है, कोताहियां कहाँ है और इलाज किस तरह का मुमकिन है। ठीक है पीर साहब, बड़ा आपने मुफस्सिल जवाब दिया। ये जो आला सतह के कमीशन का आप कह रहे हैं और उसमें ऑब्वियसली अपोजिशन को भी आपने खुद कहा कि शामिल होना चाहिए, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान भी हमें याद होगा जब APS का वाकया हुआ, बड़ा उस वक्त सारे हम रो रहे थे टीवी पर बैठकर, फिर नेशनल एक्शन प्लान आया, लेकिन फिर सब कुछ हम भूल जाते हैं। मतलब वही TTP के साथ जाके बैठ के हमने मुज़ाकरात और वो भी शुरू कर लिए हैं। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आज हम जो बातें कर रहे हैं ये मुसलसल इसी तरह इसको कंटिन्यू रखा जाए। देखें, मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हुकूक आज की ज़माने का वेस्ट में और ईस्ट में दोनों जगह पे, पूरी दुनिया में ये एक आज का बहस है। और इस बहस पे हमें सिर्फ ज़बानी अपनी बुलंद दावों के से काम नहीं चलेगा। इस पे हमें अमली इक़दामात करने होंगे। हमें अपना करिकुलम और निसाब तालीम देखना होगा। हमें ये देखना होगा कि अगर कहीं वारिसान मिंबर और मेहराब का किरदार है तो वो अपना किरदार अदा करे। हमें ये देखना होगा कि मीडिया ने क्या करना है, उसको अपना काम करना होगा। और मैं यही बता रहा हूँ कि सिर्फ कहने से नहीं, उसका भरपूर किस्म का, मुसलसल किस्म का और मरबूत किस्म का फॉलो अप करना होगा। फिर ये मामलात अगर इसको हम जारी रख सके इस तरीके से कि हम इसकी भरपूर फॉलो अप करें और पॉलिसी बनाएं और राय हमल तश्कील दें, तो मुमकिन है अगले 4-5 बरस बाद जो हमारा जो जनरेशन होगा, जो माहौल होगा, वो इससे बेहतर होगा। जो पुरतशद्दुद रवैये हैं, जो हमारी एतदाल और म्याना रवि खत्म होती चली जा रही है, बर्दाश्त का फुकदान होता जा रहा है, ये हल किया जा सकता है। चले, पीर नूरुल हक कादरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शादिर। मुझे टीम से मिली इजाज़त दीजिए।